हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी चैनल। और आज हम करेंगे डच के बारे में। ओके, कैसे जो है वो कहाँ से जो डच थे वो इंडिया में आए हैं। ओके, तो इसको हम बड़े डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं और हर एक लाइन को आप जो है वो नोट कीजिएगा, क्योंकि हर एक लाइन अपने आप में क्वेश्चन रहेगी। और ये जो वीडियो है ये उन सभी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है जिस भी एग्ज़ाम में आपसे हिस्ट्री पूछी जाती है। हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उनके एग्ज़ाम के लिए जो वीडियो रहेगी वो बड़ी अच्छी साबित होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो डच के बारे में कि डच जो है वो कहाँ से आए थे, क्या कुछ था। ओके, आप यहाँ पे एक मैप देख सकते हो ये। ओके, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जी नीदरलैंड, और यहाँ पे एक है बेल्जियम। ओके, और एक लग्जमबर्ग भी होता है। ओके, तो मोस्टली जो नीदरलैंड और बेल्जियम है, नीदरलैंड के जो लोग हैं वो डच हैं जी। ओके, यहाँ पे क्या है डच। अबाउट 97% जो पॉपुलेशन है नीदरलैंड की, 97% वो क्या है जी डच है वो। ओके, तो अब क्या रहेगा, अब इसमें देखना कि जो ऊपर मैं देखूँ यहाँ पे, अब देखो लंदन देखो दिखा हुआ मिलेगा, मतलब ये पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम है, इंग्लैंड है। ओके, और यहाँ पे जब आप जाओगे यूरोप में इस साइड, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जी पुर्तगाल। ओके, पुर्तगाल यहाँ पे क्या है, कंट्री है, वो भी बड़ी है। नीदरलैंड बेल्जियम से वो बड़ी कंट्री है। ओके, और इंग्लैंड तो है ही। तो अब होता क्या है कि अभी ना ये नीदरलैंड और ये मतलब जो डच है वो इस साइड जो है वो इटली आपको देखने को मिलेगा। इटली इटली कंट्री है ये, इस साइड मिलेगी आपको यूरोप में। ओके, तो नीदरलैंड के जो व्यापारी थे वो इटली से लेकर के आते थे जी मसाले। ओके, जो भी इनको ज़रूरत थी इटली के लोग आगे इंडिया से लेकर के आते थे, और इंडोनेशिया से जहाँ से भी ये ट्रेड करते थे वहाँ से नीदरलैंड के लोग लेके आते थे मसाले, और फिर इसको क्या करते थे पूरे यूरोप में जो है इसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, बांट देते थे, अपना व्यापार करते थे। वहाँ से जो है वो अपना मुनाफा, वो बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे थे। ओके, फिर होता यह है कि जो लैंड रूट है अपना, ओके, वो बंद हो जाता है। वो कैसे होता है, क्या कुछ था, वो मैंने पहली वीडियो में से पुर्तगाल की वीडियो आपको बताया है कि रोमन एम्पायर हो जाता है, मतलब गिर जाता है, उसके बाद फिर उन दूसरों का कब्जा आ जाता है अरब का, कैसे जो है वहाँ से बंद होता है। अब जो इटली के जो लोग थे वो लैंड रूट से जो है वो इंडिया में जाते थे, यहाँ पे इंडिया है। तो अब क्या होता है कि इटली का जो है वो व्यापार बंद हुआ जी। अब क्या होता है, जो पुर्तगाल के लोग हैं वास्को डी गामा, वो क्या करते हैं नया रूट जो है वो खोज लेते हैं जी। ठीक है, 1498 में वहाँ से स्टार्ट करते हैं जी इंडिया से ट्रेड। अब ये इंडिया से ट्रेड करते हैं तो नीदरलैंड जो मतलब जो डच हैं इनको पता चलता है कि जी पुर्तगाल के लोग ऐसे ऐसे करके वहाँ से जो है वो अपना कारोबार चला रहे हैं। तो अब ये क्या करते हैं, अब ये पुर्तगाल से खरीदेंगे। उसको मैं रब कर देता हूँ। अब यहाँ क्या है जी, यहाँ है पुर्तगाल। ओके, ये पुर्तगाल के पास आएंगे, बोलेंगे जी आप हमको दो। हम इसके बाद फिर ये क्या करेंगे जी, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरे के पूरे यूरोप में, और वहाँ से मुनाफा कमाना जो है वो स्टार्ट करेंगे। मतलब ये पहले जो है वो इटली की तरफ डिपेंड थे, अब ये कहाँ की तरफ डिपेंड है जी, पुर्तगाल की तरफ ये डिपेंड हो चुके हैं। अब ऐसे करके जो नीदरलैंड मतलब जो डच लोग हैं इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ओके, तो अब होता क्या है, अब ये सोचते हैं कि अगर पुर्तगाल जैसे पहले इटली बंद हुआ, अगर पुर्तगाल के लोग भी ऐसे ही इनका आगे कभी ये अगर हमको मना करते हैं या फिर इनके जो ट्रेड है वो बंद होता है, फिर हमारा क्या होगा। तो अब ये सोचते हैं, और साथ में ये भी सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा और कैसे हो सकता है। तो ये सोचते हैं कि अगर पुर्तगाल इंडिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ जो है वो अपना वहाँ पे ट्रेड कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ओके, तो अब जो डच लोग हैं वो डायरेक्ट कहाँ पे जाएंगे जी, इंडिया में आएंगे। ओके, इंडिया में आके यहाँ से ट्रेड करेंगे और फिर आगे जो है वो अपना व्यापार को बढ़ाएंगे। ओके, अब आप देखो यहाँ जो पुर्तगाल की कंपनी जो है वो इंडिया में आ चुकी थी, बट मैं आपको बोल रहा हूँ डच के जो लोग हैं, लोग का मतलब ये है कि यहाँ पे जो व्यापारी हैं, व्यापारी यहाँ पे एक नहीं है, बहुत से व्यापारी हैं। अब ये व्यापारी आएंगे इंडिया में, अब व्यापारी ऐसे आएंगे तो इनका जो है वो व्यापार बंट जाएगा, प्रॉफिट भी बट जाएगा और प्रॉफिट रहेगा कम। और अगर ये एक दूसरे से बटे रहेंगे तो इनमें कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। ओके, और जिसका जो है दूसरे फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, तो इस वजह से अब ये क्या करेंगे लोग कि इकट्ठे रहेंगे। ओके, अब ये क्या रहेंगे जी, अब ये इकट्ठे हो जाते हैं।
अब जब यहाँ के लोग जो डच थे वो इकट्ठा होते हैं, तो फिर ये इकट्ठे होकर के एक अपनी कंपनी बनाते हैं। ओके, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आगे फिर वहाँ जाके इंडिया में ट्रेड करती है। वहाँ पे अब ये जब पहुँचेंगे तो क्या कुछ रहेगा आपको मैं बता देता हूँ। ओके, तो अब क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कब जो है वो अस्तित्व में आई, तो आपका आंसर रहेगा जी 1602 में। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बन चुकी थी जी। ओके, तो देखो जी, अब यहाँ से जो व्यापारी हैं वो चलेंगे जी इंडिया की तरफ। ओके, और नीचे जो है अफ्रीका आएगा, उसमें जो है क्या आता है, केप ऑफ गुड होप जो है वो आता है, और वहाँ से ये इंडिया पहुँचने के बजाय पहुँच जाते हैं जी इंडोनेशिया। तो एक डच ही एक पर्सन है जी, नाम है जिसका कार्लेनियल होटमैन। नाम क्या है जी इसका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कार्लेनियल होटमैन। ये पहले डच व्यक्ति हैं जी कार्लेनियल होटमैन, जो इंडोनेशिया के आइलैंड है जावा और सुमात्रा, जावा और सुमात्रा आइलैंड पे ये पहुंच जाता है। वहाँ पे किस किस चीज़ का व्यापार करते हैं ये असलियत में जो यूरोप है उसमें दो चीज़ों का व्यापार करते थे जी, एक मसाले का और एक कपड़े का। इनका व्यापार करने के लिए यहाँ पे आते थे और यहाँ से ले जाके वहाँ पे कई गुना जो है फ़ायदे में ये आगे बेचते थे। ओके, कार्लेनियल होटमैन जो डच का फर्स्ट पर्सन था वो कहाँ पे आया जी, इंडियन ओशन में आया, और वहाँ के बाद ये कहाँ चला गया जी, इंडोनेशिया के आइलैंड पे, जावा और सुमात्रा पे। ओके, अच्छा कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। अब देखो, जो 1602 में इनकी एक कंपनी जो है इन्होंने बनाई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कई व्यापारियों ने मिलकर, अब इनके पास पैसा तो था तो व्यापारियों ने मिलकर के बनाई है। तो क्वेश्चन ये था कि ये जो कंपनी थी ये वर्ल्ड की पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। ओके, जॉइंट स्टॉक समझ रहे हो ना, जॉइंट कंपनी थी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो अगर क्वेश्चन पूछता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है जी कि दुनिया की पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन सी थी, वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ओके, ये आपको याद रखना है 1602 में। ओके, तो ओके अब ये पहुंचते हैं जी इंडिया में। ओके, ये रहा जी आपका यहाँ पे ये इस टाइप से इंडिया। ओके, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे पहले आ चुके हैं जी पोर्तुगीज़, और इन्होंने यहाँ पे पूरा का पूरा अपना एक एम्पायर खड़ा किया था। जो आज तक जो एम्पायर बनाया था वो भूमि पे बनाया था लोगों ने, राजाओं ने, बट इन्होंने अपना एम्पायर कहाँ बनाया था, समुद्र में बना दिया था। ओके, तो इसके एम्पायर को एस्तादो द इंडिया भी कहते हैं, जो पुर्तगीज़ ने वहाँ पे एम्पायर बनाया था, ये मतलब इनका पूरा कंट्रोल था यहाँ पे। इसको हम क्या कहते हैं, एस्तादो, ठीक करके लिखता हूँ, एस्तादो द इंडिया। ओके, ये बोल रहा था एस्तादो द इंडिया, इसके एम्पायर की, इसके पोर्तुगीज़ के। ओके, अब ये जब यहाँ पे ये पहुँचेंगे तो यहाँ पे एक पॉलिसी इन्होंने लगा रखी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये आपको याद रखना है जी कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लगा रखी थी, पोर्तुगीज़ ने। अब इस पॉलिसी में जो है वो दो काम थे। एक तो ये था कि अगर इनकी बंदरगाह पे कोई आता है तो वहाँ पे इनको टैक्स देना पड़ता था। ओके, कोई भी अगर जहाज़ यहाँ पे आएगा तो टैक्स देना पड़ता था जी। ओके, और अगर यहाँ से होकर के जाएगा तो भी उसको जो है वो यहाँ का टैक्स देना पड़ता था। ओके, तो अब जो क्या था, इनको ट्रेड से तो इनकम हो ही रही थी, साथ में टैक्स से भी, जो ओशन था वहाँ से भी इनके पास जो है अच्छी इनकम जो है वो आ रही थी। अब जाहिर सी बात है कि जो पुर्तगाल की जो कंपनी थी वो एक राजा के अंडर थी, जो ज़्यादा पैसा, जो प्रॉफिट रहेगा वो किसके पास जाएगा जी, राजा के पास अब वो जाने वाला है। राजा के पास ये पहुंचाते थे तो राजा क्या करता था, उस इतने पैसे को कहीं पे महल बनवा दिया, कहीं पे कुछ बना दिया, ऐसे यूज़ करता था। अब होता क्या है, जो पुर्तगाल, अब एक समय आता है कि पुर्तगालियों के पास जो है वो बुरे टाइम में पैसे की ज़रूरत इनको जो है वो महसूस होती है। तो जब ये राजा के पास जाते हैं तो राजा वहाँ पे जो है वो मना कर देता कि जी मेरे पास नहीं है पैसा,
ओके। तो और यही जो इनका एक मेन कारण ये था पुर्तगालियों के हार का। इसके बाद जो पुर्तगाली थे उनको सपोर्ट नहीं मिली और उनको वो जो है बिल्कुल एक छोटे से एरिया में सिकुड़ के रह गए थे। ओके। तो अब हम बात जो कर रहे हैं वो डच के बारे में कर रहे हैं। डच में एक व्यक्ति थे कार्ल डेनियल होटमैन, ये फर्स्ट पर्सन थे जो इंडोनेशिया में गए हैं, जावा एंड सुमात्रा। ओके। और अब आपको मैं बता देता हूँ कि जो जो डच थे वो मुख्यतः जो मसाले थे कहाँ से प्राप्त करते थे जी, वो मसाले करते थे जी इंडोनेशिया से। जो ज़्यादा मसाले हैं वो इंडोनेशिया से करते थे, और जो इंडिया से करते थे वो किसका व्यापार करते थे, वो कपड़े का व्यापार करते थे इंडिया से। ये याद रखना है। इंडिया से ऐसा नहीं है कि मसाले बिल्कुल नहीं ले जाते थे, पश्चिमी घाट से जो है वो कोचीन से लेके जाते थे, बट इतने नहीं थे वो। ओके, कुछ ही परसेंटेज था, बट ज़्यादा मसाले इंडोनेशिया से और कपड़ा इंडिया से, ओके, यहाँ से लेकर के वो जाते थे। अभी तक जो डच थे वो कहाँ पे हैं जी, इंडोनेशिया में। और 1602 में जो है इनकी कंपनी बन जाती है जी। तो अब हम इनको लेकर के चलते हैं जी इंडिया में। तो अब आप टॉपिक बनाओगे डच इन इंडिया, डच इन इंडिया। ओके, कि डच जो है वो इंडिया में कैसे आते हैं, क्या कुछ आगे करते हैं। ओके, देखो द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इन मार्च 1602, तो 1602 में जो है इनकी कंपनी बन जाती है बाय द चार्टर ऑफ डच पार्लियामेंट। डच पार्लियामेंट जो है एक चार्टर पास करती है, वहाँ से इनको जो है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को सब कुछ करने का जो है वो फैसला सुनाया जाता है कि जी आप वहाँ पे जाकर युद्ध भी लड़ सकते हैं, उनकी जो है कुछ जो जो भी आपको मिलता है वो एक्वायर कर सकते हैं, टेरिटरी है, और वहाँ पे आप किलेबंदी भी जो है जो मर्जी करो आप, वो सब आप वहाँ पे कर सकते हैं। इनको सरकार की तरफ से पूरा का पूरा जो है फरमान जारी हो चुका है कि आप कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो इंडिया में आते हैं ये 605 में आते हैं। द डच सेट अ फैक्ट्री एट मोसूलीपट्टनम इन 1605। तो 1605 में डच ने मोसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री को जो है वो सेटअप किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी कि डच ने पहली फैक्ट्री इंडिया में कहाँ लगाई थी, मोसूलीपट्टनम में 1605 में। 1602 में अभी ये कहाँ पे हैं, अभी ये इंडोनेशिया में है जी। 1605 में इंडिया में आके मोसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री सेटअप करते हैं। फिर पुलिकट में लगाते हैं जी 1610 में, और यही इनका क्या था, हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर क्या बनाया जाता है जी, पुलिकट को हेडक्वार्टर जो है वो बनाया जाता है। ओके, और फिर हेडक्वार्टर को बदल भी दिया जाता है 1690 में। 1690 में क्या होता है, पुलिकट की बजाय फिर नागापट्टनम, नागापट्टनम को हेडक्वार्टर जो है वो बना दिया जाता है। कब बना दिया जाता है जी, 1690 में। बट अभी जो है वो पुलिकट है 1610 से लेकर के 1690 तक। उसके बाद फिर ये जगह जगह पे अपनी फैक्ट्री सेटअप करते हैं, चाहे सूरत हो, बिमलीपट्टनम हो। ओके, आप सभी यहाँ पे देख सकते हो। कोचीन में 1663 में जो है इन्होंने फैक्ट्री को सेटअप किया है। ओके, एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ। तो इन सभी जगह पे इन्होंने फैक्ट्री सेटअप की थी। अब मैं आपको जो है वो बंगाल में लेके चलता हूँ कि डचीज़ ने जो है वो बंगाल में क्या कुछ किया है। ओके, इसको मैं रब करता हूँ। तो अब आप लिख सकते हो कि डच इन बंगाल। ओके, बंगाल में जो है ये क्या कुछ करते हैं। ओके, तो होता क्या है, 1627 में एक जगह है जी पिपली, बंगाल में ही है, और एक है जी 1635 में चिनसुरा। इसको जो है ये लेते हैं। ओके, इसको लेने के बाद ये चिनसुरा को जो है वो किलेबंदी कर देते हैं, इसको फोर्टिफाई करते हैं जी, किलाबंदी कर देते हैं इसकी। और यहाँ से ये किला बनाते हैं, इसको किला बना दिया है, और इसको फिर क्या बोला जाता है, गुस्ताव फोर्ट इसको बोला जाता है। गुस्ताव फोर्ट बोला जाता है चिनसुरा को बंगाल में। इससे पहले इन्होंने एक फोर्ट और बनाया था, किला, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो क्या था जी, वो बनाया था पुलिकट में। वो कहाँ पे बनाया था, पुलिकट में बनाया था। नाम क्या जी, गेल्ड्रिया फोर्ट। गेल्ड्रिया फोर्ट जो है इन्होंने बनाया था, कहाँ पे बनाया था जी, पुलिकट में। ओके, और पुलिकट में इन्होंने फैक्ट्री भी जो है वो ओपन की थी जी। कब की थी वो, सॉरी, पुलिकट में तो इन्होंने जो है वो फैक्ट्री
लगा ली थी यहाँ पे 1610 में। ओके, बट एक फैक्ट्री इन्होंने कोचीन में सेटअप की थी जी, वो इम्पोर्टेंट है। वो कब की थी जी? 1663 में। वो कब सेटअप की थी जी? कोचीन में 1663 में। ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हमने 2 फोर्ट पढ़े हैं जी, एक तो गुस्ताव फोर्ट चिनसूरा में, एक पुलिकट में था गेल्ड्रिया फोर्ट। ओके, तो इस टाइप से इन्होंने जो है वो सब कुछ सेटअप किया हुआ था। अब मैं थोड़ा सा आपको डच जो थे वो, अब मैं एशिया के बारे में आपको बताता हूँ कि क्या कुछ इन्होंने किया था एशिया में। ओके, अब तक ये इंडिया में थे, सबसे पहले इंडोनेशिया में, फिर हम इंडिया में लेकर के आए, इंडिया में हम बंगाल में लेके गए, और जगह जगह पे इन्होंने, सूरत में भी अपनी, नागापट्टनम में, सभी जगह पे इन्होंने फैक्ट्री लगाई है। अब मैं थोड़ा सा एशिया के बारे में बात कर लेता हूँ कि एशिया में इनका जो है वो क्या था। ओके, तो अब आप लिखोगे डच इन एशिया, एशिया में डच। ओके, तो क्या रहेगा ये? तो होता क्या है, डच आपको मैंने बताया था 2 चीज़ों का व्यापार कर रहे थे। एक तो था जी मसाले, दूसरा क्या था जी? कपड़ा। जो कपड़ा ये ले रहे थे वो कहाँ से लिया था इन्होंने? इंडिया से। और जो मसाले थे वो कहाँ से लिए थे जी? इंडोनेशिया से। इंडिया में जो डचों को मसाले कहाँ से मिलते थे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ये मिलते थे जी कोचीन से। इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि मसाले नहीं मिलते थे, इंडिया में मसाले मिलते थे, बट वो कहाँ से मिलते थे इनको? कोचीन से। कोचीन से जो है इनको मसाले प्राप्त होते थे। ओके, तो अब और क्या था? अब और जो कपड़ा था इंडिया में वो कहाँ से मिल रहा था? बंगाल से। जो बंगाल है वहाँ से ये क्या ले रहे थे? इंडिया में कपड़ा जो है वो ले रहे थे, और फिर आगे व्यापार कर रहे थे। ओके, अब होता क्या, डचों का पतन कैसे होता है? डचों का जो पतन था वो कैसे होता है? अब ये क्या करते हैं, इस कंपनी को, इस कंपनी के शेयर जो है वो बांट देते हैं। इस कंपनी के शेयर बांट देते हैं, और जो शेयर है मतलब ये सहकारिता व्यवस्था करते हैं, कार्टेल सिस्टम ये स्टार्ट करते हैं। और जो अपने शेयर होल्डर हैं, इनके जो शेयर होल्डर थे, इनको ये लगभग 20% से 30% तक प्रॉफिट देते हैं। इतना बड़ा प्रॉफिट, मतलब 100 रुपये अगर लगाए हैं तो 100 में से आपको 30 का जो 30 रुपये प्रॉफिट, अगर 100 का प्रॉफिट होता है तो 30 रुपये डायरेक्ट शेयर होल्डर को मिलने वाला। इतना बड़ा प्रॉफिट जो है देते थे। अब कुछ ही टाइम बाद इनके कंपनी के पास पैसा नहीं रहेगा। ओके, और यही इनका एक जो इकोनॉमिक कंडीशन से देखा जाए तो हार का बहुत बड़ा कारण था। दूसरा था कि जो इनके ये लोग थे, देखो यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा कंट्री है, छोटा आकार इनका एक बड़ा पतन का कारण बना है। अब इतना पैसा तो चलो ठीक था जो भी था, बट इनके पास अब व्यक्ति भी तो नहीं थे ना, तो वो छोटा आकार इनको जो है वो पतन की ओर ले चला। और उसके बाद फिर क्या होता है, शक्तिशाली जो अंग्रेज आते हैं उनके साथ भी इनका युद्ध होता है, तो वहाँ पे भी ये हार जाते हैं। उसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूँगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे, द डच रिप्लेस द पोर्तुगीज एज द मोस्ट डोमिनेंट पावर इन यूरोपियन ट्रेड विद द ईस्ट इंक्लूडिंग इंडिया। तब आप देखोगे कि जो इंडिया में आते हैं डच, तो ये किसको रिप्लेस करते हैं जी? पुर्तगीज़ को। पहले पूरा का पूरा जो मोनोपोली था, ट्रेड करते तो कौन किसके पास जी? पुर्तगीज़ के पास। बट अब यहाँ पे पुर्तगीज़ को रिप्लेस कौन करता है जी? डच करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पुलिकट was the main center in India till 1690 and after which नागापट्टनम replaced it। आपको बताया था कि शुरू में जो हेड क्वार्टर था वो कौन था जी? कहाँ पे था? वो था पुलिकट में, और उसके बाद 1690 में फिर क्या आ जाता है जी? नागापट्टनम जो है वो बन जाता है। द डच कंसीडेड टू इन इंग्लिश आफ्टर देयर डिफीट इन द बैटल ऑफ बेदारा इन 1759। 1759 में जो है वो बेदारा का युद्ध होता है जी। बेदर का युद्ध होता है किसके साथ? डच का और इसका इंग्लिश का। ओके, और वहाँ पे ये हार जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा कारण था। ये बिल्कुल जो है वो छोटे से एरिया में फिर उसके बाद रह जाते हैं। ओके, तो इस टाइप से जो है वो इंडिया में इनका आगमन था, उनका पतन रहा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जी इंग्लैंड के बारे में, कि इंग्लिश जो आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कैसे जो है वो इंडिया में आती है, कैसे एक्सपेंड करती है अपने आप को, क्या कुछ रहा था। ओके, इस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो इसमें हमने स्टार्टिंग से एक बार मैं आपको याद करा देता हूँ क्या कुछ हुआ था। इसको रिप्लेस करते हैं, इसको साफ करते हैं जी। कि नीदरलैंड से, बेल्जियम से डच आते हैं। ओके, सबसे पहले एक नाम के व्यक्ति कार्ल एनियल होटमैन,
इनका जो एक ग्रुप है वो चला जाता है जी कहाँ पे, इंडोनेशिया में। वहाँ पे 1602 में कब करते हैं जी, 1602 में एक कंपनी की शुरुआत करते हैं इकट्ठे होकर के। फिर ये क्या करते हैं, 1605 में इंडिया में आ जाते हैं जी, मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री सेटअप करते हैं। ओके, फिर आगे पुलिकट में चले जाते हैं, सूरत में चले जाते हैं, सभी जगह पे जो है, कोचीन में, सभी जगह पे आराम आराम से फैक्ट्री अपनी सेटअप करते चले जाते हैं। ओके, और इससे पहले आपको बता देता हूँ कि एक पॉलिसी के बारे में हमने पढ़ा था, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लगाई थी जी, पुर्तगालियों ने ये लगा रखी थी। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो डच है उन्होंने अपना सबसे पहला जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे बनाया था जी, 1610 में बनाया था जी, कहाँ पे, पुलिकट में। ओके, और उसके बाद फिर नागपट्टनम में 1690 में अपना नया हेडक्वार्टर जो है ये बनाते हैं। फिर ये बंगाल में चले जाते हैं जी, वहाँ पे किला बनाते हैं, नाम क्या था, गुस्ताव फोर्ट। एक किला इन्होंने पुलिकट में बना रखा था, गेल्ड्रिया फोर्ट, याद रखना है। कोचीन में फैक्ट्री कब सेटअप की जाती है जी, 1663 में। ओके, तो उसके बाद फिर जो एशिया में, ये एशिया से क्या क्या लेके जाते थे यूरोप में, वहाँ पे लेके जाते थे मसाले और कपड़े। मसाला कहाँ से, इंडोनेशिया से, मुख्यतः इंडोनेशिया से। इंडिया में भी है इनको जो है वो वेस्टर्न घाट जो है वहाँ से, पश्चिमी तटों से मसाले मिलते थे। ओके, और जो कपड़ा है वो कहाँ से, बंगाल से लेकर के ये आते थे। उनके जो डचों का जो कारण, जो पतन का कारण बना है वो इनका कार्टेल सिस्टम, इनका छोटा आकार और इनका जो शक्तिशाली इंग्लिश जो आए थे उनका आना इनको एक पतन का कारण बना था। तो ये हमने पूरा का पूरा पढ़ा है जी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।